वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे और कई सारे टॉपिकों पे जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो टॉपिक आपको दिखेगा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि प्रणब मुखर्जी जी की जो है जयंती जो है मनाई गई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रणब मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आईटी ट्रेनिंग दी जाएगी राजस्थान में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा है कि भारत को जो है जूनियर हॉकी में ऐतिहासिक कांस्य पदक मिला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा है बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा एक एक करके जो है हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है, प्रणब मुखर्जी जी की जयंती है। प्रणब मुखर्जी, प्रणबदा के बारे में सभी लोग जानते भी हैं। प्रणबदा जो चूंकि 11 दिसंबर को उनकी जयंती पड़ती है और 11 दिसंबर 2025 को जो इस समय राष्ट्रपति भवन में जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है उन्हें उनकी जयंती पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। उनका जन्म जो है 11 दिसंबर को 1935 को पश्चिम बंगाल में एक मिराती जगह है वहां पर हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे और भारत की स्वतंत्रता में अपने पिता के योगदान से काफी ये प्रेरित भी थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो है पढ़ाई किया और उन्होंने जो है इतिहास का, राजनीति विज्ञान से, कानून में उन्होंने, चूंकि लॉ के स्टूडेंट भी थे, तो डिग्री भी हासिल किया। और 1969 में जो है राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व जो है सबसे पहले वो कॉलेज में एक शिक्षक थे, एक पत्रकार भी थे। तो एक छोटी सी जो बात मैं बताना चाहता हूं प्रणब दा के बारे में, कि प्रणब दा चूंकि देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और इनके बारे में आप जानते भी हैं कि उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास का, राजनीतिक विज्ञान का, कानून में भी डिग्री लिया था। क्योंकि बंगाल से आते थे और बंगाल तो सूरवीरों की धरती है। क्योंकि आप देखे होंगे एक से क्रांतिकारी आंदोलन जो भी हुए वो बंगाल से ही इसकी शुरुआत होती है। और 1969 में जो है राजनीति में प्रवेश करने से पहले वो जो है एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में जो है अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। वो देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और जितने भी उच्च पद होते हैं उन सभी पदों पर वो काम कर सकते थे, ये थे बेसिकली वो। इसके साथ साथ वे संसद के दोनों सदनों के लिए जो है कई बार निर्वाचित भी हुए थे। दोनों सदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। और लगातार कई सारे प्रशासनिक सुधार भी उन्होंने किए थे प्रणब दा, जिनके बारे में मैं चर्चा कर भी रहा हूं। उन्होंने 2004 से लेकर 2012 तक, आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी और 2004 से 2012 तक जो है, चूंकि 14 तक तो बेसिकली कांग्रेस था ही, 4 से लेकर 14 तक, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार, जैसे खाद्य सुरक्षा हुआ या ऊर्जा सुरक्षा हुआ। इन्हीं के समय यूआईडीएआई भी आया, जिसे आधार कार्ड, आपने नंदन निलकड़ी का नाम सुनते होंगे। या मेट्रो रेल की बात अगर करें, या जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं इन्हीं के समय भी हुआ था। इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहां तक कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जो है कई बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 5 दशक, चूंकि एक बहुत बड़ा समय होता है, 5 दशक के अधिक के एक विशिष्ट कहा जाए राजनीतिक कैरियर के बाद वो 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति बने भी थे। तो जितना भी मैं इनको, चूंकि इनके बारे में जितना डिस्कशन कर रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई 5 दशक से कोई व्यक्ति जो है इतना बड़े बड़े हायर पोस्ट पे हो और 25 जुलाई 2012 को देश के, भारत के चूंकि 13वें राष्ट्रपति भी बने थे, जिनका नाम है प्रणब दा। चूंकि प्रणब दा का जो है जयंती है और आप सभी जानते हैं, मैंने अभी सब कुछ कहा प्रणब दा के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये देश के क्या थे, 13वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रणब दा। प्रणब दा देश के कौन से नंबर के, बाकी सब तो चीजें जाननी ही चाहिए, 13वें राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिएगा देश के 13वें राष्ट्रपति बने। और मैंने कहा कि 2004 से लेकर 2012 तक, याद रखिएगा 2004 से लेकर 2012 तक। ठीक है, क्योंकि ये याद रखिएगा 25 जुलाई 2012 को ये राष्ट्रपति बने थे, 25 जुलाई 2012 को। 2004 से लेकर 2012 तक मैंने कहा कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, यहां इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा, लिख लीजिए यूनाइटेड नेशनल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और यहां तक कि जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साथ राष्ट्रमंडल सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रमंडल सम्मेलन
जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, राष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने क्या किया था? अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो है अगर कहा जाए, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लिख लीजिए, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर है? तो ये बातें भी आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। और तो मैंने कहा कि ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, देश के विदेश मंत्री, विदेश हुआ, वित्त हुआ, यहां तक कि विदेश मंत्री या वित्त मंत्री अगर कहा जाए, या रक्षा वाणिज्य, रक्षा हुआ, वाणिज्य उद्योग हुआ, ये सब मंत्रालय मिल चुका है इनको, मंत्रालय, ठीक है। प्रारंभिक जो कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने कहां से पूरा किया था? तो कॉलेज की पढ़ाई जो है इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, लिख लीजिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरा किया था। विश्वविद्यालय, क्लियर है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने पूरा किया था। तो ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं बड़ौदा के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे भी जाएंगे। क्योंकि इनका जन्म जो लिख लो, जन्म जो हुआ था 11 दिसंबर 1935 को हुआ था, 11 दिसंबर 1935 को, ठीक है। तो याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने ये कहा कि इसी बार इनके मतलब जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती जब हुई, तो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति जो कि ये रह चुके हैं, तो जिस समय वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें पुष्पांजलि जो है अर्पित भी किया है। और चूंकि इनके फादर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे, और इसके साथ साथ इन्होंने दोनों सदनों, इन्होंने दोनों सदनों, जब भी मैं कहूं दोनों सदनों, तो दोनों सदनों का मतलब यहां पर यह हो जाएगा, दोनों सदन, आप जानते हैं कि दोनों सदनों के सदस्य थे, सदनों के सदस्य रहे हैं, सदस्य रहे हैं। अच्छा, दोनों सदनों का मतलब यहां पर यह है कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन, क्योंकि लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं जनता डायरेक्ट इनको वोट करती है। जबकि राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन आप पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। और लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। और संसद का निर्माण कैसे होता है? संसद का निर्माण जो होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब चीजें आप जानते भी होंगे। संसद का निर्माण कैसे होता है? तो संसद का जो निर्माण होता है, संसद के 3 पिलर होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और देन राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से क्या होता है? संसद का निर्माण होता भी। आप सभी जानते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोई भी विधेयक आता है या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा। जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो वो फाइनल अप्रूवल के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और वही क्या बनता है? देश का कानून बन जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। तो एक योजना भी था, मैंने एक इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि प्रणोदा एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का नाम है, देश के पूर्व राष्ट्रपति भी जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया है। और राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और यहां तक कि आप सभी जानते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, आप सभी जानते भी हैं। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताया, तो ये सारी चीजें भी आप सभी को याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इनको पुरस्कार भी कई सारा मिला था, याद रखिएगा। 2008 में पद्म विभूषण भी पाए थे, लिख लो, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित। 3 होता है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, 3 पुरस्कार होते हैं। भारत रत्न तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये भी जानते हैं। यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी ये पा चुके हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, प्रणोदा ये भी पुरस्कार पा चुके हैं, याद रखिएगा। और यहां तक कि आप सभी जानते हैं 1957 और कई अंतरराष्ट्रीय जो विश्वविद्यालयों से ये मानद डॉक्टरेट भी पा चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ प्रणोदा जानते हैं कि चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के निर्माण में जो है इन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया, एक वित्त मंत्री के रूप में जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया था, आप जानते भी हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्रणोदा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, आप लोगों को करना क्या है? आप लोग को ये करना है कि जब मैंने कहा कि 13वें राष्ट्रपति ये हैं, ये क्या है? 13वें राष्ट्रपति का नाम मैंने क्या लिया? तो 13वें राष्ट्रपति सीधे आपने कहा कि सर प्रणब मुखर्जी, प्रणब
मुखर्जी। यही मैंने कहा कि 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। आप एक से लेकर आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं और उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, ये याद रखना है। कार्यकाल क्या करना है? याद करना है। ठीक है, ये टास्क मैं आप सभी को दे रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब चीजें आपको याद रखना है। अगला है दूसरा जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। एक का मतलब, पहला मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर, क्लियर है? ये भी बात आप सभी को याद होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है, देखिए आंगनवाड़ी, चूंकि ये थोड़ा ब्लर हो गया है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है आईटी ट्रेनिंग दी जाएगी राजस्थान में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो भी हैं, चूंकि राजस्थान आप जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और राजस्थान में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आईटी प्रशिक्षण दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान उनको दिया जाएगा, मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से निगरानी कार्यों से वो जुड़ सकेंगी। और महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं दिया कुमारी, याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री, क्या नाम है? राजस्थान की है, चूंकि ये राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं, दिया कुमारी, दिया कुमारी। तो महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने क्या किया है? एक बैठक की घोषणा की है। उस बैठक में जोर दिया गया है कि जो भी महिला कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको प्रशिक्षण किस तरह का दिया जाएगा? उनको आईटी आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ने घोषणा किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, लिखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आईटी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या दिया जाएगा? आईटी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है वहां की जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं दिया कुमारी कह रही हैं। अधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्र के विकास में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया है, और इसके साथ साथ चाहे शौचालय हो, पेयजल हो, विद्युतीकरण की हो, या जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। क्योंकि राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध भी है, और बेहतर करना भी चाहिए। आप सभी जानते हैं, आप जानते हैं कि भारत में जो है ये जो योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत की गई थी, और इनका नाम बदलकर बाद में, पहले इसका नाम आईसीडीएस था। पहले क्या था? पहले इसका नाम आईसीडीएस था, आईसीडीएस था, आईसीडीएस याद रखिए। आईसीडीएस योजना जो है, बेसिकली ये योजना जो है, आईसीडीएस योजना 2 अक्टूबर 1975 को, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 ये प्रारंभ किया गया, और इसका नाम कब बदला गया? नेम चेंज लिख लीजिए, नेम चेंज। कब नाम चेंज हुआ? तो इसका नाम चेंज हुआ, याद रखिएगा, इसका नाम चेंज कर दिया गया और आंगनवाड़ी सेवाएं कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आंगनवाड़ी सेवाएं कर दिया गया, कर दिया, आंगनवाड़ी सेवाएं इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, ये सेवाएं चूंकि आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं, इसको भी आप सभी को जानना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का जब ज्ञान होगा तो चीजें और अच्छी होंगी, इसलिए महिलाओं को कहा भी गया है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखिएगा, यह एक केंद्र प्रायोजित, सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रायोजित योजना है। और जब केंद्र प्रायोजित कोई भी योजना होती है तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसे लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, याद रखिएगा, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, इसके साथ साथ गर्भवती महिलाएं, म- गर्भवती महिलाओं महिलाओं की
प्रारंभिक देखभाल करना, प्रारंभिक, लिख लो, देखभाल करना, देखभाल करना, प्रारंभिक देखभाल करना इसका मेन उद्देश्य होता है। यानी स्तनपान करने वाली माताओं को प्रदान की जाती है, बेसिकली कहा जाए बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाती है। स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाती है, की जाती है। क्लियर है? तो ये आंगनवाड़ी द्वारा जो प्रदान करने वाली यही सेवाएं हैं। ये सेवाएं देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो भी इसके लाभार्थी होते हैं, उन लाभार्थी चाहे 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हों, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे स्तनपान कराने वाली माता हो, उन माताओं को क्या की जाती है, ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका लाभ मिलता है। तो ये सारी चीजें जानना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा भी है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं या जो सहायिकाई हैं उनके बड़े नेटवर्क के माध्यम से इसे किया जा सकता है। बात समझ में आया सभी को? तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए। अगला जो टॉपिक है, अगला जो हम पढ़ेंगे इसी में एक छोटा सा टॉपिक ये है कि भारत को जूनियर हॉकी में ऐतिहासिक कांस्य पदक मिला है। बात करें अगर हॉकी की, तो भारत का राष्ट्रीय खेल ही हॉकी है और हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद साहब। और मेजर ध्यानचंद साहब आप जानते हैं कि हॉकी के जरूर जादूगर हैं, लेकिन आज तक उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। जबकि क्रिकेट के क्षेत्र में जो है सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। खैर, हम उस मुद्दे पर नहीं आएंगे। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अभी मोदी जी ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि जिसे FIH कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत चूंकि कांस्य पदक जीता है और जीतने वाली टीम को प्रधानमंत्री जी के द्वारा बधाई दिया गया है। चूंकि भारत ने जूनियर विश्व कप में जो है पहला कांस्य पदक ये जीता है। ये भी याद रखिएगा कि जूनियर, इसीलिए मैंने यहां लिखा है जूनियर हॉकी में जो है पहला कांस्य पदक, याद रखिएगा पहला कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई काम पहली बार होता है। 2016 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद टूर्नामेंट में यह पहला पदक है। तो यह भी याद रखिएगा 2016 में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहला टूर्नामेंट है, पहला टूर्नामेंट, पहला टूर्नामेंट है, यह भी याद रखिएगा। तो भारत ने किसको हराया है, तो अर्जेंटीना को हराया है। और अर्जेंटीना को 0-2 से पीछे छोड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जो है 4-2 से इसे हराया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री जी ने इसमें बधाई भी दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने बधाई दिया है जूनियर हॉकी विश्व कप। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है, और उस टीम को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा बधाई भी दिया गया है। तो याद रखिएगा 2016 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहला यह टूर्नामेंट है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि शानदार प्रदर्शन से देश भर के अनगिनत युवा क्या होंगे, खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलेगी। इसलिए सरकार इस पे पूरा फोकस कर रही है खेल को बढ़ावा देने के लिए। और चूंकि खेल क्या है, खेल में एक व्यक्ति नहीं खेलता है, खेल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। खेल में कई व्यक्तियों का योगदान होता है और कोई भी खेल अकेला नहीं खेला जा सकता है। खेल में कभी आप जीतते हो, कभी हारते हो, पूरी टीम का उसमें योगदान होता है। तो उससे उतार चढ़ाव जब भी है या जीवन में कोई हो, तो उस खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब तो सरकार भी प्रमोट कर रही है खिलाड़ियों को लेकर, खेल को लेकर लोग और आगे आए, बच्चे और आगे आए, खेल को और अच्छे से किया जाए। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। खैर, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था, बस यही था कि पहला कांस्य पदक जीता है। 2016 में स्वर्ण पदक जीता था, पहला कांस्य पदक जीता है। अगला हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक के बारे में। अगला जो टॉपिक है देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बक्सा टाइगर रिजर्व चूंकि है कहां पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। सबसे पहले हमको बात करना है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। खैर, अभी मैं आऊंगा इस टाइगर रिजर्व के बारे में, बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानिए कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक क्या है, वन्यजीव संरक्षण इनिशिएटिव है। तो लिखिए, पहले एक बार देख लीजिए इन सभी चीजों को, फिर हम लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर को। चूंकि टाइगर की बात कर रहे हैं तो एक जगह ही हम जो है प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर ले। क्या है ये प्रोजेक्ट टाइगर? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। ठीक है, ये एक वन्यजीव संरक्षण पहल है। एक, लिख लीजिए, वन्यजीव संरक्षण, जहां समझाना होगा वहां समझाऊंगा और जहां लिखवाना है वहां लिखवाऊंगा, पहल है। शुरुआत कब की गई थी? तो शुरुआत की गई थी 1973 में, 1973 में किया गया था। भाई सब एक इकोसिस्टम के पार्ट है, सबको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी, देखिए उद्देश्य क्या है, टाइगर रिजर्व बनाकर, लिखिए टाइगर रिजर्व बनाकर क्या करना? तो टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आपदा में, बाघों की आबादी, जो बाघ हैं भाई, संख्या बढ़नी चाहिए ना, तो प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रख रखाव सुनिश्चित करना। आबादी को के जो प्राकृतिक जो बाघों की जो आबादी है, उस आबादी को के प्राकृतिक अस्तित्व में, के प्राकृतिक अस्तित्व में रख रखाव को सुनिश्चित करना, रख रखाव को सुनिश्चित करना। सुनिश्चित, ये इसका मेन पॉइंट होता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी उद्देश्य से किया गया था कि जो बाघ है ना, बाघ जो कि जंगल का शेर है, और शुरुआत में केवल 9 अभ्यारण्यों से शुरू होकर इस परियोजना ने जो है इसके आदर्श वाक्य को ही बदल दिया। ठीक है, 1972 में पहली बार इस देश में बाघ जनगणना की गई थी। और 1972 में पहली बार जब बाघ जनगणना हुई, लिख लीजिए, 1972 में पहली बार बाघों की जनगणना हुई। क्या हुई? 1972 में पहली बार बाघों की जनगणना हुई। एक एक डेटा इसलिए दे रहा हूं ताकि परीक्षा में पूछता है, आपको याद होना चाहिए। और सिर्फ गिनती के 1827 मिले थे, सिर्फ 1827, याद रखिएगा। फिर 2022 में मिले, 2022 में जनगणना हुई, और 2022 में ये कम से कम 3200 के आसपास जो है, या 3200 के आसपास देखने का अनुमान लगाया गया है। क्योंकि भारत की बात अगर हम करें तो भारत विश्व के 3/4 बाघों का घर है। लिखिए, भारत विश्व के 3/4, तीन, लिख लीजिए, 3/4 बाघों का घर है, बाघों का घर है। 3/4 बाघों का क्या है? ये घर है। तो ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी इसी उद्देश्य से किया भी गया था। क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, जिससे बुक्सा है, आप सभी जानते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के बाद आपको जानना चाहिए वन्यजीव संरक्षण एक्ट क्या कहता है। वन्यजीव संरक्षण एक्ट जो आया 1972 में आया, यह एक्ट लाया गया था वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा करने के लिए लाया गया था। और वन्यजीव संरक्षण एक्ट में, लिखिए, वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, अधिनियम जो लाया गया था 1972 का लाया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था भाई? ये भी इससे रिलेटेड है। तो इसका उद्देश्य था कि वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की, लिखिए, वन्य जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की, पौधों की विभिन्न प्रजातियों की, पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों, लिखिए, सुरक्षा उनके आवासों, उनके आवासों, और इसके साथ ही साथ आवासों का प्रबंधन करना, आवासों के प्रबंधन, यानी कि इसका मैनेजमेंट की बात की गई थी। वन्य जीवों, ठीक है, तो एक कानूनी ढांचा, बेसिकली इन सभी के लिए क्या करना? एक कानूनी ढांचा प्रदान करना। लिखिए, कानूनी ढांचा प्रदान करना। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। और इसी एक्ट के माध्यम से आप जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी, इसी एक्ट के माध्यम से। तो लिख लीजिए,
इसी एक्ट के माध्यम से, लिखिए, एक्ट के माध्यम से वन्यजीव अभयारण्य, लिखिए, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की गई थी। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, उद्यान की घोषणा की गई थी, घोषणा की गई थी। क्लियर है? तो ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा किया गया था। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहे हैं, और राज्य सरकारों के पक्ष में जो है अधिकारों को अलग किया गया। आप जानते हैं क्रिटिकल जो टाइगर हैबिटेट की जो है अवधारणा को पेश किया गया। फिर 2006 में आते आते ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि जिसे हम WLPA कहते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला जो है, 2006 में आते आते राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात की गई 2006 में, और एक व्यापक बाघ संरक्षण योजना का निर्माण हुआ। तो लिख लीजिए कि 2006 में, 2006 में क्या हुआ, ये जो 2006 की बात मैं कर रहा हूं, WLPA, WLPA का मतलब क्या है? WLPA का मतलब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लिखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में संशोधन किया गया, संशोधन। और इस एक्ट में संशोधन करके क्या किया गया? संशोधन करके हुआ ये कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, लिखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है, जिसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, लिख लीजिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी इसे कहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और एक व्यापक कहा गया बाघ संरक्षण योजना का निर्माण हुआ। लिख लीजिए, बाघ संरक्षण। सभी एक इकोसिस्टम में हम लोग रहते हैं, योजना का, और सभी एक इस इकोसिस्टम में रहते हैं, और सभी का रहना इस इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। इसलिए बाघों की संरक्षण करना, क्योंकि जंगल का राजा है वो, और उसको उसको संरक्षण करना, उसको बचाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं। अभी हाल ही में जो मैंने अभी चर्चा कर रहा था बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में, तो बक्सा टाइगर जो रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में एक जगह है जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी बेसिकली कहा जाता है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो भूटान के साथ, चूंकि भूटान क्या है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसकी उत्तरी सीमा जो है वो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और यहीं पर जो है बक्सा टाइगर रिजर्व है। यह भारत के एवं भूटान के बीच, चूंकि उत्तर में भूटान है, तो भारत और भूटान के बीच जो है हाथियों के प्रवास के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के रूप में कार्य करता है। इस रिजर्व का उत्तर में सीमा पर भूटान के जंगलों के साथ गलियारा संपर्क भी है। पूर्व में देखेंगे तो कोचू गांव जंगल जो है, जैसे मानस टाइगर रिजर्व है, और पश्चिम में जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान के साथ भी इसका संपर्क है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बक्सा टाइगर रिजर्व। तो लिख लीजिए बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में, बक्सा टाइगर रिजर्व, इसकी इंपॉर्टेंस है बक्सा टाइगर रिजर्व। तो बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में जो मैंने अभी कहा, जो शब्द मैंने यूज किया, तो बक्सा टाइगर रिजर्व मैंने कहा ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल के, लिख लो, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला एक जो है, जला जलपाई, लिखे, जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी बेसिकली जिला कहते हैं, जिला में। और इसकी उत्तरी सीमा भूटान के साथ, लिख लीजिए, उत्तरी सीमा भूटान के साथ, भूटान क्या है? भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। लिख लीजिए, इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है, शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है,
तो ये भी याद रखिएगा। इस रिजर्व का उत्तर में सीमा भूटान के साथ है, एक संपल जंगलों के साथ जो है गलियारा भी है। पूर्व में इसका कोचुगांव जंगल, पूर्व में क्या है? कोचुगांव जंगल, पूर्व में कोचुगांव जंगल। और मानस टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, मानस कहां पर है? मानस टाइगर रिजर्व असम में है। टाइगर याद रखिएगा, मानस टाइगर रिजर्व असम में है। और पश्चिम में क्या है? जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान के साथ। लिख लीजिए, पूर्व में हो गया, और लिख लीजिए पश्चिम में जल्दपारा। जलदपारा बेसिकली कहा जाता है, जलदपारा क्या बोला जाता है? जलदपारा बेसिकली बोला जाता है, राष्ट्रीय उद्यान के साथ संपर्क है, राष्ट्रीय उद्यान के साथ संपर्क है, संपर्क। क्लियर है सबको? तो ये बातें आप सभी को लिखनी है, ठीक है। तो बक्सर टाइगर रिजर्व का एक ऐतिहासिक मैंने बताई भी दी आपको कि पश्चिम में किसके साथ है, पूर्व में किसके साथ है। इसके साथ साथ जो है जो रैदक नदी है, रैदक नदी और जयंती नदी बक्सा के जंगल से प्रवाहित होती है। और यहाँ की मुख्य प्रजातियों में जैसे बाघ हुआ, हाथी हुआ, तेंदुआ हुआ, गौर हुआ, सुअर हुआ, जंगली सुअर बेसिकली कहा जाए, सांभर जो हुआ, या हिरण हुआ, या चीनी पैंगलून आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि टाइगर रिजर्व है तो जाहिर सी बात है और भी प्रजातियां वहां पर देखने को मिलेंगी। इस रिजर्व के वनों की को मोटे तौर पर कहा जाए तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के रूप में जो है इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो ये भी चीजें आप सभी को जाननी चाहिए, लिखिए नोट करके। नोट करके अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए रैदक नदी एवं जयंती नदी। लिखिए कौन सी दो नदियां हैं? रैदक नदी, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, रैदक नदी एवं जयंती नदी। ये दो नदियों का नाम लिख रहा हूं। रैदक नदी और जयंती नदी जो है बक्सा के जंगल से होकर प्रभावित होती है। लिखिए बक्सा के जंगल से होकर प्रवाहित होती है, बक्सा के जंगल से होकर प्रवाहित होती है। यहां की मुख्य प्रजातियों में बाघ। लिखिए मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो लिख लो मुख्य प्रजातियां। मुख्य प्रजातियां हैं जैसे बाघ है, मुख्य प्रजातियों में बाघ हुआ, मुख्य प्रजातियों में हाथी हुआ, मुख्य प्रजातियों में तेंदुआ हुआ। ये सब चीजें याद रखिएगा। तेंदुआ हुआ, जंगली सुअर हुआ, सांभर हुआ, जंगली सुअर हुआ, सांभर हुआ, ये सब पाए जाते हैं, मुख्य प्रजातियां हैं, ठीक है। अच्छा, किस प्रकार के वन है? अगर वन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर जब वन है ना, ये आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। लिखिए आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के रूप में, ठीक है। तो ये भी बात आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओवरऑल हमने हर चीजों पे बात किया, और जो भी इंपॉर्टेंट था, चूंकि प्रणोदाव वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, और ये भी बक्सा टाइगर रिजर्व भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जूनियर हॉकी वाला भी हमने चर्चा किया आप सभी से। और जो राजस्थान में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है आईटी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो जितना भी था इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दिया है। आप लोग जो है अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें क्लास में जरूर दिया करें, जो भी चीजें हैं, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन, जो भी चीजें हैं, किस तरह के और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप सभी, उन सभी को लेकर आऊंगा। कल भी मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को देंगे। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी जितना भी पढ़ाया हूं। तो जो भी आज का टॉपिक था हमने आप सभी से चर्चा पर चर्चा कर ही लिया। तो चर्चा पर चर्चा कर लिया तो देख सकते हैं बक्सर टाइगर रिजर्व के बारे में हमने चर्चा किया था, और WLPA क्या है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट क्या कहता है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या कहता है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया था।
इसके साथ-साथ हमने जो है भारत को जूनियर हॉकी में ऐतिहासिक कांस्य पदक मिला, 2016 में क्या मिला ये भी चर्चा किया हमने। इसके साथ-साथ महिलाओं को जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है आईटी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें राष्ट्रपति को लेकर जो है संसद किससे मिलकर बना होता है और 13वें राष्ट्रपति जिसे प्रणब मुखर्जी बेसिकली कहा जाए, तो उनके बारे में भी हमने चर्चा पर चर्चा किया है। ठीक है? तो नेक्स्ट जो है अगला जब हम भी डिस्कशन करेंगे, तो उसके आगे हम चर्चा परिचर्चा आप सभी से करेंगे। ठीक है? तो बाकी सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कशन कर ही लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चूँकि प्रणब दा हम सबके प्रिय हैं, देश के राष्ट्रपति जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया और हर चीज़ें मैंने इनके बारे में बात किया, वित्त मंत्री भी देश के रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, इसके आगे हम चर्चा परिचर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और राजस्थान का भी करंट लेकर कुछ दिनों से चल रहा हो, तो सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारी क्लास हो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।